हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नम्रता अग्रवाल और आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने जाना था कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड वेयर इट इज़ हैपन्स एंड व्हाट इज़ पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में शुरुआत करते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। यहाँ पर मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट बनाकर दिखाई है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो पार्ट है जिसका कि एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि इट इज़ सिस्ट्रॉन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब डीएनए के पास पोलैरिटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है और दूसरे स्टैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी पोलैरिटी होती है। प्रमोटर और टर्मिनेटर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना और ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन इस वाले रीजन का होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में देखिए, जो प्रोडक्ट बनेगा मैसेंजर आरएनए बनेगा इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विच आरएनए इज फाउंड, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। उसकी फिर मॉडिफिकेशन या उसकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद एक्चुअली मैसेंजर आरएनए बनता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद यूकैरियोट्स में हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होती है। जो हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के एकदम स्टार्टिंग में और एकदम एंड में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं। जो शुरू वाली हमारी सीक्वेंसेस हैं, इनको हम बोलते हैं लीडर सीक्वेंस, और जो हमारी लास्ट वाली सीक्वेंसेस हैं जस्ट बिफोर टर्मिनेटर रीजन, दिस इज नोन एज ट्रेलर सीक्वेंस। ट्रेलर सीक्वेंस, लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस, इन दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, जबकि प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो जब हमारा एमआरएनए बनेगा इससे, तो उसमें लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस दोनों प्रेजेंट होंगी, बट प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब एमआरएनए में ये लीडर सीक्वेंस भी है, ट्रेलर सीक्वेंस भी है, और एमआरएनए से अल्टीमेटली क्या बनना है? प्रोटीन बननी है। तो प्रोटीन जो बनेगी उसमें ये लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस एब्सेंट होगी, यानी कि इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस ट्रांसलेट नहीं होंगी, प्रोटीन में नहीं जाएंगी वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीडर और ट्रेलर सीक्वेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी कि हम इसको डिनोट करेंगे यूटीआर। ये क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन है, जिनका कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, मैसेंजर आरएनए में ये प्रेजेंट है, बट ये प्रोटीन में एब्सेंट होंगे, ट्रांसलेट नहीं होंगे। लीडर सीक्वेंस, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लीडर सीक्वेंस में एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लीडर सीक्वेंस में शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करती हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो क्यों रही है? सेल का अल्टीमेट एम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है कोडेड फॉर्म में। अब डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए उसको एक मैसेंजर की ज़रूरत होती है, जो कि उसके मैसेज को कैरी कर सके और उसको लेकर बाहर साइटोप्लाज्म में आए और वहाँ पर उसको रीड करके उससे प्रोटीन बन सके। तो इसीलिए मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है कि वो डीएनए के मैसेज को लेकर आता है, उस मैसेज को रीड करके फिर उस पर राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की ये इंपॉर्टेंस है। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए, इन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स result in the formation of mRNA.
एंजाइम कौन सा यूज़ होगा यहाँ पर? RNA पॉल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम है और वो mRNA बना देगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स किसकी हेल्प से होगा? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे RNA पॉल 2 वर्क करेगा और ये क्या बनाएगा? hnRNA, not mRNA. RNA pol 2 leads to the formation of heterogeneous nuclear RNA. फिर heterogeneous nuclear RNA undergo processing, इसकी फिर प्रोसेसिंग होती है और तब इससे क्या बनता है? मैसेंजर RNA। फाइनली मैसेंजर RNA प्रोसेसिंग के बाद बनेगा। जो यूकैरियोट्स का जीन होता है स्प्लिट जीन होता है, उसके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। एक्सॉन्स जो है कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन। अब जब मैसेंजर RNA बनता है तो उसके ऊपर एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हेट्रोजीनस RNA के ऊपर। इसीलिए हेट्रोजीनस RNA को प्रोसेस करना पड़ता है जिससे कि वो फिर फाइनली mRNA में कन्वर्ट हो जाए। तो उस प्रोसेसिंग में ये जो इंट्रॉन्स हैं यानी कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनको हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। और इसके अलावा जो 5 प्राइम एंड पर कैपिंग और 3 प्राइम एंड पर टेलिंग की एक प्रोसेस होती है, तो ये 3 प्रोसेसेस मिलकर जो है hnRNA उसके बाद mRNA में कन्वर्ट होता है। यानी कि इंट्रॉन्स का रिमूवल, 5 प्राइम एंड पर कैपिंग और 3 प्राइम एंड पर टेलिंग के बाद तब mRNA में ये कन्वर्ट होगा। इसी को जो है हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। में सीधे मैसेंजर RNA बनता है। प्रोकैरियोट्स में एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मैसेंजर RNA यहाँ पर बन रहा है। ये वाली प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है डिफाइन, और भी कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में चल रहा है। तो जैसे ही मैसेंजर RNA यहाँ पर DNA से बनना शुरू होता है, थोड़ा सा ही सेगमेंट बनता है, उसी के ऊपर जो है राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और क्या होता है? साथ साथ प्रोटीन की सिंथेसिस भी होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलती रहती हैं बिकॉज देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होगा? पहले हेट्रोजीनस RNA बनेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तब mRNA बनेगा, फिर mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके बाद यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होने के बाद तब यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। समझ में आ गया सबको? ओके, लेते हैं यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर कैपिंग होगी, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में लास्ट में, और 3 प्राइम एंड पे टेलिंग की प्रोसेस होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में शुरुआत करते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी सेम है दोनों में, बट यूकैरियोट्स में कुछ एडिशनल स्टेप्स भी हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। तो हम प्रोकैरियोट्स में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो यूकैरियोट्स में एडिशनल स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रोसेस में वही 3 स्टेप्स होंगे जो कि रेप्लिकेशन में थे। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलोंगेशन एंड नंबर 3 टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एक हमको DNA टेम्पलेट चाहिए जिसको रीड करके RNA की सिंथेसिस होगी, एंजाइम चाहिए जो कि RNA पॉलीमरेज है, और तीसरी रिक्वायरमेंट है हमें सबस्ट्रेट चाहिए जो कि क्या है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ATP, GTP, CTP एंड UTP। ठीक है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने बना ली है, प्रमोटर रीजन दिखा दिया है यहाँ पर, और ये टर्मिनेटर रीजन हमने दिखा दिया। बीच में हमारा है ये स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इनिशिएशन प्रमोटर साइड से शुरू होगा,
और कैसे शुरू होगा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट पे अपने आप को अटैच जब करेगा तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होगी, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, तब इस जीन का स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और टर्मिनेटर पर जैसे ही वो पहुंचेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। तो इनिशिएट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। जब तक ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आकर नहीं जुड़ेगा तब तक जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। रिकॉग्निशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर। ये दोनों की प्रेजेंस में ही प्रमोटर की रिकॉग्निशन होती है। अब ये जो प्रमोटर रीजन है यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, कंजर्व सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। देखिए इनिशिएशन साइट जो होती है ना हमेशा AT रिच होती है, यानी कि वहाँ पर A और T जो बेसेस हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे क्योंकि इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से यहाँ से DNA को खोलना ईजी होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है इसको आप हम लिख सकते हैं AT रिच रीजन होती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे होती है उसको भी देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट रिच इन AT। इन प्रोकैरियोट्स इस साइट को एक नाम देते हैं और यूकैरियोट्स में भी इस साइट को एक नाम देते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो साइट प्रेजेंट होती है उसका नाम है प्रिब्नोबॉक्स और यूकैरियोट्स में जो AT रिच रीजन साइट होती है कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रमोटर में। उसको क्या नाम देते हैं हम? टाटा बॉक्स। दोनों ही साइट्स जो हैं A और T सीक्वेंसेस में रिच होंगी। प्रिब्नोबॉक्स में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं वो है TAT-AA-T, ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है प्रिब्नोबॉक्स में। और टाटा बॉक्स में होती है TAT, यहाँ पर AA है तो यहाँ पर AAA है, AAAT। ठीक है, तो याद करने में बहुत आसान है। TAT-AA-T, TAT-AAA-T, ये दोनों साइट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रमोटर रीजन में। तो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद फिर क्या होती है? DNA को ये आरएनए पॉलीमरेज खोलना शुरू करता है, यानी कि अनकॉइलिंग ऑफ DNA स्टार्ट्स। अनकॉइलिंग ऑफ DNA कौन करेगा? अनकॉइलिंग आरएनए पॉलीमरेज। जब अनकॉइलिंग हो गई DNA की तब यहाँ पर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को जो कि सबस्ट्रेट है उसको जोड़ना शुरू करेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए। जैसे ही एक छोटा सा स्ट्रेच आरएनए का बनना शुरू होता है, अराउंड 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रेच जब बन जाता है तब सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाता है। सिग्मा फैक्टर बस निकल जाता है, उसका काम हो गया, उसने इनिशिएशन की प्रोसेस करवा दी। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। अब बाकी सारा काम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का है। सिग्मा फैक्टर अपना काम करके जा चुका है यहाँ से। ठीक है, प्रोसेस को इनिशिएट करवा दिया उसमें। अब इस प्रोसेस को बनाकर देख लेते हैं कैसे होगा ये सब। देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रही हूँ मैं यहाँ पर एक टर्मिनेटर, सॉरी प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो कहाँ पर अटैच होगा? प्रमोटर रीजन पर अपने आप को अटैच करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज आया जिसके पास सिग्मा फैक्टर है, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ये प्रमोटर रीजन पर अटैच हो गया। अब क्या होगा? थोड़ा थोड़ा DNA अनकॉइल करना शुरू करेगा अपने आप को।
जहाँ से डीएनए अनकॉइल हो रहा है उस वाले रीजन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच है और उसके पास सिग्मा फैक्टर भी है। मैंने अभी आपको बताया कि छोटा सा आरएनए, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए जब बन जाता है तब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। अब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए बनना शुरू होगा, छोटा सा स्ट्रेच बनेगा आरएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके बाद क्या होगा, अब यहीं पे सपोज करिए कि अब सिग्मा फैक्टर इज रिलीज नाउ, सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया ये क्या है, इनिशिएशन के स्टेप्स हैं, इनिशिएशन। अब सिग्मा फैक्टर तो रिलीज हो गया। सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद जो हमारे पास एंजाइम बचता है उसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं। अभी तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर दोनों काम कर रहे थे, अब कोर एंजाइम काम करेगा। तो अब सेकंड प्रोसेस है हमारी इलॉन्गेशन की। अब इलॉन्गेशन में क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज अभी तो इसने इतने रीजन का ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, अब ये इसके आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, डीएनए को यहाँ से अनकॉइल करेगा और फिर वहाँ पर जो अभी आरएनए स्मॉल स्ट्रेच बना है वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके आरएनए की फॉर्मेशन करता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब समझ लीजिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँच चुका है, पहले यहाँ था अभी यहाँ आ गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, इसने आगे का डीएनए अब खोला। जब आरएनए पॉलीमरेज इस पर मूव करता जाएगा तो आगे का डीएनए अपने आप को अनकॉइल करता जाएगा और पीछे का डीएनए वापस से रिकॉइल होता जाएगा और आरएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती चली जाएगी इस तरह से। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक नहीं पहुंच जाता। ये टर्मिनेटर है, जब तक यहाँ पे आरएनए नहीं पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब आरएनए बना देते हैं। अब आरएनए और बड़ा हो गया है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो रही है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑन previously formed short stretch of RNA। ठीक है, तो ये इलॉन्गेशन के स्टेप में क्या होगा, बस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा। एक बार और बना देते हैं इसको। अब आरएनए ने यहाँ तक, आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ तक आरएनए की सिंथेसिस कर दी। अब ये वाले रीजन को ओपन करा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना और ये इस तरह से आरएनए बनता जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। जैसे कि इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए था, अब चाहिएगा इसको रो फैक्टर। अब ये आरएनए पॉलीमरेज चलते चलते कहाँ पहुँच गया, टर्मिनेटर रीजन पर आ गया है। तो अब यहाँ जाकर क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप होनी है टर्मिनेटर रीजन पर। दिस इज रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर इज इक्वल टू टर्मिनेशन। ठीक है, अब ये टर्मिनेटर रीजन पर प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। नाउ RNA pol stops adding ribonucleotides with the help of Rho factor, and process of transcription is completed now। ये आरएनए यहाँ पर हमारा बनकर रेडी है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो तीनों स्टेप हमने समझ लिए कैसे होता है प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स अब हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों ही स्टेप्स इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही सेम है। ये तीनों ही स्टेप्स दोनों में होंगे, बट यूकैरियोट्स में कुछ एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पर अब हेडिंग डाल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोसेस सेम है, बट यूकैरियोट में 3 एडिशनल स्टेप हैं जिनके की नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? नंबर 1 स्प्लाइसिंग, नंबर 2 कैपिंग एंड नंबर 3 टेलिंग। ये 3 स्टेप्स एडिशनल हैं। इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर हम बोल देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस या प्रोसेसिंग। ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है उसे एचएनआरएनए बोलते हैं, या इसे हम क्या बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या इसे बोल सकते हैं प्री एमआरएनए। अब प्री एमआरएनए के ऊपर ये तीनों स्टेप्स जब होंगे तब ये फाइनली कन्वर्ट होगा एमआरएनए में। अब ये तीनों स्टेप्स आखिर होते क्यों है यूकैरियोट्स में? उसके 2 रीज़न हैं। क्या क्या है वो? नंबर 1, यूकैरियोटिक जीन जो होता है स्प्लिट जीन होता है, बताया था मैंने आपको। स्प्लिट जीन का मतलब एक्सॉन प्लस इंट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट। तो हमें इसमें क्या करना है, इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है उसे रिमूव करना है। तो इंट्रॉन्स का रिमूवल ही क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। और दूसरा रीज़न क्या है, यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए बनता है वो न्यूक्लियस में बनता है। अब इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में आएगा। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आना है इसको, और वहाँ पर इस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लिएजेस, जो कि आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। तो इसलिए साइटोप्लाज्म में आने से पहले प्री एमआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। उसमें कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि आप समझ लिए कि ये हेलमेट और जूते वूते पहनकर तब जो है वापस से ये साइटोप्लाज्म में आता है, जिससे कि न्यूक्लिएज एंजाइम इसको डिग्रेड ना कर पाए। ठीक है, तो दूसरा रीज़न यह है, इट हैज़ टू कम इन द साइटोप्लाज्म from nucleus. In cytoplasm, nucleases are present which can degrade the RNA. इस वजह से इसके ऊपर ये तीनों प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अब हम इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में 1 बाय 1 समझ लेते हैं कैसे होती हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ये एमआरएनए मान लीजिए बनाया हमने, इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन है और इंट्रॉन है। तो हमें क्या करना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। इंट्रॉन्स के रिमूवल के लिए एक कॉम्प्लेक्स काम करता है। यहाँ पर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। व्हाट इज स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स? ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। नंबर 1 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। व्हाट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए? न्यूक्लियस के अंदर आरएनए के छोटे छोटे से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उन सेगमेंट्स को हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। जब ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तब ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि इंट्रॉन्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। और दूसरा है प्रोटीन। ये दोनों मिलकर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम देते हैं स्नर्प्स।
और स्नर्प्स। स्नर्प्स का मतलब हुआ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं SNRNP। ठीक है, SNRNP है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, SNRNP और स्नर्प्स ये एक ही बात है। ठीक है, SNRNP स्मॉल न्यूक्लियर RNA और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा mRNA है जिसके ऊपर दोनों एक्सॉन भी हैं और इंट्रॉन भी हैं। इसके ऊपर स्नर्प्स काम करेंगे। अब इनका काम है इंट्रॉन को रिमूव करना। तो इंट्रॉन को ये इन द फॉर्म ऑफ अ लैरिएट रिमूव करते हैं, मतलब एक फंदे के रूप में इसको रिमूव करते हैं, लैरिएट के फॉर्म में। इस तरह से ये क्या है, लैरिएट। लैरिएट मीन्स फंदा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है यहाँ पर भी। अब जो हमारे बचे हुए एक्सॉन्स हैं उनको फिर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़कर mRNA पूरा बना दिया जाता है। लाइगेज इसको जोड़ देता है एक्सॉन्स को। ठीक है, अब जो हमारा RNA बना उसको हम बोलेंगे mRNA। कहाँ पर होगी? दूसरी प्रोसेस है कैपिंग की। व्हाट इज कैपिंग? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड। एक्चुअली जो हेट्रोजीनस RNA बना था उसके 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या ऐड किया जाता है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA। इसमें क्या करेंगे? एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि GTP। एट 5 प्राइम एंड। समझ में आ गया कैपिंग का क्या मतलब है? अब कैपिंग करते क्यों है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिंग? क्यों हो रही है कैपिंग? क्या जरूरत है इसकी? तो इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स RNA फ्रॉम न्यूक्लियेज एंजाइम। पहली सिग्निफिकेंस तो यह है इसकी, फर्स्ट सिग्निफिकेंस। और दूसरी सिग्निफिकेंस है इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इन दो वजहों से कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या है? टेलिंग। अब टेलिंग क्या है? टेलिंग की प्रोसेस देखिए, कैपिंग में तो 5 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन हुआ, टेलिंग में मॉडिफिकेशन होगा 3 प्राइम एंड का। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ 3 प्राइम एंड ऑफ RNA। टेलिंग की प्रोसेस में एडिनोसिन के 200 से 300 मॉलिक्यूल को हम 3 प्राइम एंड पर अटैच करते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, एडिशन ऑफ एडिनोसिन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300। एडिशन ऑफ एडिनोसिन मॉलिक्यूल टू 3 प्राइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम। ये प्रोसेस एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रोसेस की प्रेजेंस में टेलिंग की प्रोसेस होती है। एडिनोसिन के 200 से 300 मॉलिक्यूल 3 प्राइम एंड पर अटैच करने की प्रोसेस को टेलिंग कहते हैं। टेलिंग की सिग्निफिकेंस भी क्या है? जैसे कि कैपिंग में मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से ये RNA को बचाती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस में लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट्स RNA फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम
Second, it helps in the transport of messenger RNA from nucleus to साइटोप्लाज्म लिख लेते हैं। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब आरएनए ट्रांसफ़र होता है तो टेलिंग की प्रोसेस उस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो इन तीनों प्रोसेसेस के बाद में अब जो एचएनआरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए में, और अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, वो बिल्कुल रेडी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये 3 एडिशनल स्टेप्स हैं जो कि यूकैरियोट्स में मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक आरएनए में ये तीनों स्टेप्स नहीं होंगे। एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए कैपिंग की जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ी थी, कैपिंग की प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही हो जाती है। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कैपिंग अकर्स को ट्रांसक्रिप्शनली। देखो जब न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बन रहा है तो आरएनए की सिंथेसिस चल रही है और उसके 5 प्राइम एंड पर सिंथेसिस होते होते ही कैपिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि को ट्रांसक्रिप्शनली होती है ये वाली प्रोसेस, जबकि टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग अकर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। तो टेलिंग के आगे हम लिख देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, एंड स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी कब होती है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। जबकि कैपिंग हो जाती है को ट्रांसक्रिप्शनली। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सभी कुछ हमने पढ़ लिया है। एक दो बार जब आप इसको पढ़ेंगे, टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार ध्यान से पढ़िए टॉपिक को, तो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।